हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग में। तो आज की क्लास में हम सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट का प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र होंगे। या आज के 25 प्रश्नों को हमने कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा जो 2020 में हुई थी उससे उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में 1602 में गुजरात विजय की उपलक्ष्य में इसने बनवाया था बुलंद दरवाजा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये थोड़ा बुलंद दरवाजा ये हिंदू और फारसी स्थापत्य कला में था। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला में बनवाया गया था और दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब अकबर के बारे में दो चार चीजें जान लेते हैं कि ये अपनी पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 में राजगद्दी पर बैठता है और एक युद्ध होता है 1556 में, पानीपत का युद्ध। इसमें अकबर की तरफ से बैरम खां और हेमू के बीच युद्ध होता है, जिसमें बैरम खां जीत जाता है। और अकबर के समय देखा जाए तो एक डेट आप लोग और याद रखिएगा, 1576 क्या याद आ रहा? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। और इसने एक अपना राष्ट्रीय धर्म बनाया था दीन-ए इलाही धर्म। किससे संबंधित है? तो ये अकबर से संबंधित है। टोडरमल भी जो शेरशाह सूरी के दरबार में थे, इनके दरबार में थे और ये यूपी के थे टोडरमल। और दूसरी चीज याद रखने वाली है मनसबदारी प्रथा। ये प्रथा कहाँ से प्रभावित होकर अकबर के द्वारा अकबर ने ली थी? तो ये फारस से प्रभावित होकर अकबर ने ली थी। आईबी की परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। और ये एक इसी के साथ एक आता है जब्ती कानून। ये किसने चलवाया था? जब्ती कानून अकबर के समय था। इसमें क्या था कि मनसबदार की मृत्यु के बाद उसकी जितनी भी संपत्ति होगी वह सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। ये भ्रष्टाचार को कम करने के उसका एक उपाय था। और इसके सैनिक विभाग में जो इसका प्रमुख होता था उसको कहा जाता था मीर बख्शी। बस आप लोग सुनते रहिए और अपने दिमाग में इसको मेमोराइज करते रहिए। और एक यहाँ पर और आ जाता है आईने अकबरी और अकबरनामा ये लिखे थे अबुल फजल ने। और एक आती है जमीन से जुड़ी व्यवस्था। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये जब टोडरमल के द्वारा ये जब भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी, ये जमीन से जरीबों द्वारा जमीन को नापना, तो उसमें कई प्रकार की जमीनें होती थी, कैटेगरी में बांटा गया था। जैसे जो पोलज जमीन होती थी इसमें नियमित रूप से खेती की जाती थी। नियमित रूप से खेती होती थी पोलज में। एक होती थी पड़ौती। इसमें क्या था, किसी फसल में किसी मौसम में बोली, कभी कभी जो खेती होती थी वो पड़ौती होती थी। और छच्छर कैटेगरी थी, एक छच्छर। तो छच्छर में क्या होता था कि 3-4 फसलें बोली पीरियड वाइज, फिर उसको छोड़ दी। और एक बंजर होती थी। तो बंजर में क्या होता था कि 5 साल से अधिक कोई भूमि अगर खाली पड़ी है तो वो बंजर होती थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो गुरु पर्व के त्योहार में मनाई जाने वाली है ये गुरु नानक देव की जयंती। तो गुरु नानक देव 1469 में पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। ये पहले गुरु थे सिखों के, सबसे पहले गुरु, या इनको सिख धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। रावी नदी के तट के किनारे स्थित गांव में तलवंडी नामक ग्राम, ये रावी नदी के तट के किनारे स्थित है। और इन्होंने एक लंगर परंपरा चलाई थी। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर, इसकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, इनकी हत्या।
और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने शाहजादा खुसरो की सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो धमाल, खुरिया और झूमर ये हरियाणा के हैं, और ये जवारा है एमपी का, मध्य प्रदेश का। हरियाणा के और भी देख लेते हैं लोक नृत्य। फाग, ढाप, लूर, गुग्गा और जागौर, ये हरियाणा के अन्य लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो इसका उत्तर है फेडरल बैंक लिमिटेड। बाकी ये तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, और ये फेडरल का कार्यालय कहाँ है, मुख्यालय? ये है केरल में कोच्चि नामक स्थान पर इसका मुख्यालय है। आप लोगों से ये बताना है कि भारत में 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उस समय कौन सरकार में थे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया? तो उत्तर होगा CACP, कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने। इन्होंने ये MSP निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये E बराबर mc² वाला आप लोग जानते होंगे, तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल, इनको विस्फोटक आदमी कहा जाता है, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट। और चार्ल्स डार्विन, विकासवाद का सिद्धांत। 1901 से इनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में बांटे जाते हैं आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो ये 2008 में टोटल 2525 किलोमीटर एरिया में बहती है, और गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। यूपी के कितने जिलों में होकर जाती है? तो 28 जिलों में होकर ही जाती है यूपी से। सबसे बड़ी नदी है ही है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? आप लोग जानते हैं कि जो ऐसे ये है, ये गुजरात होते हुए तो यहाँ पर पश्चिमी घाट में कई दर्रे पाए जाते हैं। तो उसी पूछ रहा है कि कौन से राज्य में पालघाट दर्रे जुड़े हुए हैं? तो केरल और तमिलनाडु जो है ये पालघाट दर्रे से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित होता है? हड़प्पा काल यानी कि सिंधु सभ्यता की ये बात कर रहा है। सिंधु सभ्यता, ये आपको मालूम होगा, इसे कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, और इसी को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, और इसी को तमाम नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता हो गई, सिंधु सभ्यता हो गई, सरस्वती सभ्यता हो गई, कांस्य युगीन सभ्यता हो गई, नगरीय सभ्यता हो गई, या नगरीय क्रांति भी कहा जाता है इसको। तो इसमें कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये था धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। अब इसकी अगर संरचना हम लोग देख लेते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें जो नगर प्रणाली होती थी ये 2 भागों में होती थी। नगर प्रणाली, एक होता था पश्चिमी टीला, एक होता था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में जो बड़ा वर्ग रहता था, यानी कि पुरोहित और राजा वाला वर्ग यहाँ रहता था, जो सैनिक वर्ग था, और यहाँ पर श्रम वाले आदमी रहते थे, जैसे नीचे तबके के आदमी हैं, जैसे मजदूर हैं, बढ़ई हैं किसी प्रकार के। तो ये लोग सैनिक हैं। सैनिक में जो निचले स्तर पर आते हैं, तो ये लोग पूर्वी टीला में रहते थे। तो उसी में था, जैसे एक संरचना ऐसी होती थी, एक संरचना ऐसी होती थी। ये पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला। तो इन दोनों के बीच में जो ये एक मध्यमा की बात कर रहा है कि वो किस में था? तो धौलावीरा में था। ये एक मध्यमा और एक स्टेडियम दोनों टीलों के बीच पाए गए। अब इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक 4 दीवारी होती थी। बाकी नगरों में
पूर्वी टीला में कोई चार दीवारी किन्हीं किन्हीं जगहों पर पाई गई है और किन्हीं किन्हीं जगहों पर नहीं पाई गई है। तो ये 3 भागों में जो विभक्त शहर था ये धौलावीरा था। धौलावीरा कहाँ पाया जाता है? धौलावीरा कहाँ पे है? तो ये गुजरात के भचाऊ जिले में है। गुजरात के भचाऊ जिले में है। कौन सी नदी है? किस नदी के उस पर है? आप लोग कमेंट करिए। और ये जगपति जोशी जी ने इसकी खोज की थी 1967 से 68 में। और देख लेते हैं इसमें कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ये राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। और यहीं से वृहत स्नानागार, बहुत आप लोगों ने सुना होगा और बहुत प्रचलित ये स्थापत्य कला का उदाहरण है कि वृहत स्नानागार यहाँ पर पाया गया था। जॉन मार्शल ने इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा था। और 2 चीजें देख लेते हैं कि ये जो इस मोहनजोदड़ो था इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंधु का बाग कहा जाता है। और सर्वाधिक जनसंख्या, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक जनसंख्या जो थी 30 से 40 हजार इसी मोहनजोदड़ो शहर में रहती थी। और ये दूसरा सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है सिंधु सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। इसमें और भी चीजें हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट में ये उपहार लेने पर, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर भारतीयों से प्रतिबंध कर दिया गया था। कंपनी के राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दे दी गई थी। तो ये इंग्लैंड के द्वारा जारी किया गया, वहां की संसद द्वारा कंपनी को जारी किया गया एक दस्तावेज था। तो उस समय कौन थे सम्राट? कौन थे? जॉर्ज द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 11। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 1976 को। तो मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो हम कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ये रूस से लिए गए हैं। तो कितनी संख्या थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा? 10। और टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य था ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बालक हैं उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उनके गार्जियन को दी गई थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि हमारे संविधान के, हमारे मूल संविधान में, मूल क्वेश्चन ऐसे बनता है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दे देते हैं, जैसे यहाँ पर 11, 10, 9 और 1 डी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश विद्यार्थी ये 10 टाइप कर देते हैं, 11 कुछ 10 टाइप कर देते हैं। जबकि मूल संविधान में इनमें से कोई नहीं, यानी कि मूल संविधान में संख्या 0 थी ही नहीं। तो ये भाग 4 का में रखे गए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाग 4 का में। आप लोग केवल पढ़े होंगे, बस जस्ट हम इसको मेमोराइज कर रहे हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी हम ये प्रश्न करते हैं कि आप लोगों का समय बिल्कुल भी ना खराब हो और हम लोग जल्दी से जल्दी ये 25 क्वेश्चन रोजाना रिवाइज कर सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतम प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार देता है? तो ये होता है उत्प्रेषण, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सर्ट्योरिटी। तो अब ये होता क्या है कि ये जो अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ये रिटे हैं, ये रिट्स आती हैं। आप लोग इनको प्रॉपर देख लीजिएगा, नहीं हमें क्लास इन पर ला देंगे, बड़ा टॉपिक हो जाएगा। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित है एकीकृत परिपथों पर, पथनकों पर, निर्वात नलिकाओं और वीएलआई चिप्स। तो ये होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स।
ट्रांजिस्टर पर आधारित है, तो ये होगा प्रथनकों पर आधारित है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित है? तो प्रथनकों पर आधारित है। अब 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूचना उद्योगों को 10 लाख तक का जो ऋण था उसको प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ये मुद्रा योजना थी। इसमें 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता था। ये किसमें 3 कैटेगरी थी, शिशु, तरुण और किशोर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर संसाधन में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? एएलयू का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द का संबंध किससे है? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और इसका संबंध है सर्च इंजन से। क्वेश्चन नंबर 19-17, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये अधिनियम लागू किया गया था 1969 में लागू किया गया था। इसमें क्या था कि किसी भी परिवार में किसी का जन्म एवं मृत्यु होने पर रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पास किया गया था? तो आर्थिक आरक्षण पास किया गया था 103वें संविधान संशोधन के तहत। अगर संविधान संशोधन विधेयक पूछे तो वो 124वां विधेयक था। इसके तहत 10% आरक्षण EWS जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप लोग बोलते हैं तो यही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो सर्वप्रथम पंचायती राज राजस्थान में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में शुरू की गई थी। राजस्थान के कौन सा जिला था? नागौर जिला था। अगर ग्राम पूछ ले तो बगदरी नामक ग्राम में इसका हुआ था। और कब पंचायती राज को संवैधानिक संशोधन किया गया, संवैधानिकता मिली? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिकता मिली। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1951 में किया गया था। इसमें क्या था कि कानून की रक्षा या संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित था। संपत्ति अधिग्रहण था और इसमें भूमि सुधार से संबंधित विषय, भूमि सुधार से संबंधित ये जो विषय हैं ये एक नवी सूची बनाई गई थी 9th नंबर की, उसमें ये विषय रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी। ये पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। ये लगभग 1600 किलोमीटर के एरिया में एरिया को कवर करता है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। ये वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है? तो ये केरल का कोट्टायम जिला है। केरल का कोट्टायम जिला यह एक 2017 में भारत का सर्वप्रथम डिजिटल वार्ड घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो आप लोगों को मालूम होगा बृहत हिमालय पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई सबसे विस्तृत श्रृंखला है। बाकी जो अन्य विश्व की हैं लंबी श्रृंखलाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। तो ये कई भागों में बांटा जाता है, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये सब तुम्हारा लघुत्तर हिमालय की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये है पीर पंजाल पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 24, यूरेशियन प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको डंस कहा जाता है। ये प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो थी उससे संबंधित ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, इसे जिसे कहते हैं तो ये जाना जाता है दक्कन ट्रैप के नाम से। दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार मुख्यतः 3 राज्यों में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में है और भी आसपास के क्षेत्रों में है। ये
बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं जिससे वहां पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये हम आपको दोबारा फिर से याद करा दें कि ये यूपी ट्रिपल एससी के जो कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा हुई थी और जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2020 में जीएस के प्रश्नों को वहां से ये प्रश्न लिए गए हैं और उसी को हम देखेंगे, क्योंकि विभाग एक है तो लेखपाल परीक्षाओं में जीएस की हमारी एक दिशा निर्देश ये प्रश्न तय करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।